हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपसा सर्कल में। जैसा कि पता था हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चालू करने वाले हैं और एनसीईआरटी सीरीज में जो हम बताए थे कि फर्स्ट डे ही आपका इकोनॉमिक्स होगा और वो भी 9th क्लास से शुरू होता है, यहीं से होगा। और कल जो है हम इससे पहले ही यूट्यूब पे जो वीडियो डाले थे उसमें बता दिए थे सारा चीज़ कैसे कैसे इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। तो अभी जो हम अर्थशास्त्र जो देखेंगे, इकोनॉमिक्स जो देखेंगे, पूरा का पूरा खत्म करेंगे। आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर दे दिए थे 9th क्लास का। ये एनसीईआरटी बुक है, ये देखिए एनसीईआरटी आपका बुक है। इसका पहला चैप्टर जो था आपका पालमपुर गांव की कहानियाँ थी, ठीक है। ये 4 चैप्टर है ना, पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, निर्धनता एक चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा था। फर्स्ट चैप्टर आपको ये था, पालमपुर गांव की कहानियाँ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे पालमपुर गांव की कहानियाँ। ये अवलोकन है, इसको नहीं परिचय, ये जो 2 चीज़ का आपको नहीं भी पढ़ते थे चल जाता, ठीक है। अब यहाँ से आते उत्पादन के संगठन, मेन चीज़ ये थे उत्पादन के जो संगठन आपको दिख रहे हैं, ये चीज़ आपको पढ़ना था, ठीक है, उत्पादन के संगठन के बारे में। अब ये चीज़ तो पढ़ना था, अभी हम भी वही चीज़ कराएं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तु और सेवा का जो है उत्पादित करना होता है जिसमें हमें आवश्यकता हो, और वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीज़ ज़रूरत होती है। 4 चीज़ क्या है? पहली आवश्यकता होती है भूमि की, ठीक है, पहला आवश्यकता भूमि की होती है। और अन्य प्राकृतिक संसाधन फर्स्ट ज़रूरत है। अन्य प्राकृतिक संसाधन क्या क्या आएगा? जल है, जीवन है, खनिज है। यानी पहली आवश्यकता जो है, पहली चीज़ क्या पढ़े हम लोग कि उत्पादन के उद्देश्य क्या है? वस्तु और सेवा उत्पादित करना, और इससे हमें आवश्यकता है, जिसकी हमें आवश्यकता है वही चीज़। वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीज़ चाहिए, ठीक है। पहला है भूमि, और उसी के साथ साथ अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरा क्या है? तो श्रम है। श्रम मतलब जो लोग काम करेंगे, जो लोग उसमें काम करेंगे उस उत्पादन में, यानी कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी काम कार्य जो है, जरूरी काम कार्यों का जो है करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग की ज़रूरत होता है। जैसे कोई उत्पादन काम है, कोई फैक्ट्री है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस है, वहाँ पे काम करने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोग की ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसे काम होते हैं जैसे कोई मतलब शारीरिक श्रम वाला, बोरा उठाना हो गया, खेती करना हो गया, तो उसमें जो है ज़्यादा शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक की ज़रूरत होती है, लेकिन श्रम तो चाहिए। तो फर्स्ट में आपको क्या बताएं कि उत्पादन जो है, उत्पादन इसका उद्देश्य वस्तु और सेवा को उत्पादित करना, ठीक है। अभी हम लेंदी बता रहे हैं इसलिए कि बता के क्वेश्चन पे जब आएंगे तब देखिएगा। तो वस्तु और सेवा का उत्पादन करना, ठीक है, इसके लिए 4 चीज़ ज़रूरत है। पहला बताए जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन, वन, जल, वन, खनिज। दूसरा बताए श्रम, श्रम 2 प्रकार के, या तो पढ़े लिखे लोग हों या फिर शारीरिक काम करने वाले हों, ठीक है। तीसरी चीज़ है भौतिक पूंजी। अब आते हैं, 2 चीज़ खत्म हो गया उत्पादन के लिए, तीसरा है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होता है? तो भाई, तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पे जो है अपेक्षित कई तरह के जो है आगत होते हैं। अब आगत से क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कोई चीज़ उत्पादित करने जाइएगा तो आपको, जैसे कोई फैक्ट्री है तो मशीन लगेगा ना, औजार लगेगा ना, भवन होगा ना, तो औजार, मशीन, भवन, ये औजार मशीन जो है, ये सब जो है औजार मशीन में अत्यंत साधारण औजार, जैसे किसान का हल है, जैसे मानिए कि औजार है, मशीन है, भवन है, ये सब चीज़ क्या है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा किसान के हल से लेके एक बड़ा से बड़ा मशीन अगर जाएंगे ना, कोई बड़ा से बड़ा जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सभी चीज़ जो है ये सभी भौतिक पूंजी के अंतर्गत आएगा, और ये सभी मशीन टाइप हैं, इसीलिए इसको ये हमेशा रहते हैं। जैसे जनरेटर का एक बार इस्तेमाल कीजिएगा फिर बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करते रहेगा, यानी औजार ये है, मशीन है, भवन है, इसको आप लंबे समय तक उत्पादन में कई वर्ष तक प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको अस्थाई पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी का पहला पार्ट अस्थाई पूंजी है। अब दूसरा पार्ट आते हैं आप लोग कि कच्चा माल और नगद मुद्रा। अभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, मज़ा तो थोड़ा देर बाद आएगा। हम ये इसलिए बताए हैं कि आपको एग्जाम्पल उस टाइम दे सके क्वेश्चन में कि देखो हम क्या वहाँ एनसीईआरटी में पढ़े थे और इस किताब में क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा, पहला अस्थाई पूंजी पर है भौतिक पूंजी में। दूसरा कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल और नगद मुद्रा क्या? उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा जो प्रयोग किए जाने वाले सूत, और कुम्हार द्वारा प्रयोग किए जाने वाली मिट्टी। तो मिट्टी क्या है? कच्चा माल है। सूत क्या है? यहाँ पे कच्चा माल है, ठीक है। और ये इस उत्पादन के दौरान भुगतान करने के लिए जरूरी कच्चा माल खरीदने के लिए कुछ रुपया की जरूरत पड़ेगा, पैसा का, ठीक है। तो कच्चे माल और नगद पैसा जो है एक कार्यशील पूंजी है। तो दो देखिए, भौतिक पूंजी जो है, भौतिक पूंजी इसको 2 भाग में बांटा। अस्थाई पूंजी जो लंबे समय तक रहेगा, औजार, भवन, मशीन, ठीक है। और दूसरा है कच्चा माल और नगद। इसका नाम क्या दिया आपको अस्थाई पूंजी के बाद? क्रियाशील पूंजी, ठीक है। तो 2 प्रकार के पूंजी जो लंबे समय तक नहीं रहेगा, मशीन, औजार, भवन, ये सब अस्थाई लंबा समय तक रहेगा, ठीक है। तो वो था आपका कौन सा पूंजी? अस्थाई पूंजी। और ये जो है कच्चा माल और नगद, ये है क्रियाशील पूंजी आपका। ये दोनों चीज़ें समझ में आ गया आपका, ठीक है।
पूंजी के बारे में। अब चलते हैं, 3 चीज़ हो गया, उत्पादन के लिए 4 चीज़ ज़रूरत था, पहला दूसरा तीसरा। पहला बताया आपको क्या क्या, जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल जीवन खनिज। दूसरा बताया श्रम, श्रम 2 प्रकार का बता दिए, ठीक है, पढ़े लिखे लोग भी और ऐसे मजदूर टाइप लोग भी। तीसरा भौतिक पूंजी में आया, भौतिक पूंजी को भी 2 भाग में बांट दिए। और चौथा आपको हम ले चलते हैं कहाँ, तो चौथा चीज़ है मानव पूंजी, ठीक है। चौथी आवश्यकता जो है कि देखिए आप कोई भी चीज़ उत्पादित करेंगे, बनाएंगे, जैसे मानिए कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में फैक्ट्री लगाना था हमको, ठीक है, तो फैक्ट्री लगाए ब्रेड का, ब्रेड की फैक्ट्री लगाई, मानिए फैक्ट्री है, तो ज़मीन चाहिए, ठीक है, पानी चाहिए, ठीक है, तो अन्य रिसोर्सेज चाहिए, प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए, भवन चाहिए, ठीक है, तो भवन है अभी भौतिक पूंजी में आ गया है, भवन है, मशीन है, इसे भौतिक पूंजी में आ गया है। कच्चा माल भी भौतिक पूंजी में आएगा, लेकिन भौतिक पूंजी को 2 भाग में बांटेंगे, कच्चा माल में से गेहूँ इसमें आएगा, चीनी आएगा, ठीक है, तो कच्चा माल इस दोनों कच्चे माल है, भौतिक पूंजी है, भवन है, मशीन है ब्रेड का, या गेहूँ है या पानी है, सब भौतिक पूंजी है। लेकिन ये 2 भाग में बटाई, क्रियाशील है, एक अस्थाई है, ठीक है, जो लंबे समय तक रहेगा भवन और मशीन अस्थाई है, और जो तुरंत खत्म हो जाएगा, यानी गेहूं है या फिर चीनी खरीदे, पैसा छोटा मोटा लगाए ना इसमें, तो नगद मुद्रा हुआ, ये सब क्रियाशील पूंजी था। अब 2 चीज़ हो गया कि जमीन था पहला चीज़, दूसरा इस सारा भौतिक पूंजी, तीसरा बताया कि श्रम, तो इसमें मैनेजर भी फैक्ट्री में काम करेगा और लेबर भी काम करेगा, तो श्रम भी हो गया, ठीक है। अब चौथा क्या, तो ये ब्रेड बनेगा वो बिकेगा कहाँ, यही हमको समझाना था। ये जो फैक्ट्री में ब्रेड बना 3 चीज़ लगा के, प्रथम पूंजी, द्वितीय तृतीय, चौथा जो है ये बिकेगा कहाँ, ठीक है। तो चलिए बातें समझते हैं चौथे पूंजी को, कि आपको स्वयं उपभोग हेतु जो है, उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए श्रम, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ एक जो है जरूरत पड़ता है जिसे मानव पूंजी कहते हैं। कौन सा पूंजी, मानव पूंजी, ठीक है, मानव पूंजी कहते हैं, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। अब ये मानव पूंजी के बारे में अगले चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन 4 चैप्टर हम 4 चीज़ समझ लिए। अब आपको हम चलते हैं लेके क्वेश्चन फॉर्मेट की तरफ, ठीक है। मेन चीज़ तो हमको अब समझाना है, अब आप जो है दोबारा इस किताब पे आएंगे नहीं और वहीं से कहेंगे कि अब ले चलिए, ले चलते आगे खींचते चलिए, ठीक है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अर्थशास्त्र, ठीक है, और पहला चैप्टर जो हम बोले थे पालमपुर गांव की कहानियाँ, पहला दिख रहा, अभी हम पढ़ के तुरंत आए ना, 1 मिनट पहले यही गांव की कहानी पढ़ रहे थे। शुरुआत में 1 पैराग्राफ पढ़े हैं, क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक्स तो हमको उतना लंबा अगर पढ़ेंगे तो 4 दिन में भी 5 दिन में भी खत्म नहीं होगा 60 पेज, हमको 1 दिन में ख़त्म करना है। तो टेक्निक कौन सा है कि हर एक चीज़ ख़त्म हम कर दें और कुछ चीज़ छूटे भी नहीं। चलिए कैसे नहीं छूटेगा, देखिए अब आपके सामने जो हम ये क्वेश्चन रखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हाँ। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से, ठीक है। आज थोड़ा सा क्वालिटी क्वेश्चन का अच्छा नहीं तो कोई बात नहीं, कल अच्छा हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होता है। अभी हम पढ़ के आए ना, वस्तु और सेवा के उत्पादन के किन किन चाहिए। पहला दिया श्रम, दूसरा दिया भूमि, तीसरा दिया मानव पूंजी, चौथा दिया भौतिक पूंजी। बताइए कौन कौन सा होगा, ठीक है। आप तुरंत पढ़े कि जमीन चाहिए और अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए, पहला में यही पढ़े थे ना हम लोग ना, पहला में क्या पढ़े थे कि जमीन, भूमि चाहिए और अन्य प्राकृतिक संसाधन चाहिए। दूसरा में क्या पढ़े थे हम लोग, श्रम, श्रम 2 प्रकार का पढ़े थे, पढ़े लिखे लोग भी हो और मजदूर टाइप लोग भी हो, पढ़े थे। तीसरा बताए थे भौतिक पूंजी, इसको भी 2 भाग में बांटे थे, अस्थाई पूंजी या क्रियाशील पूंजी। अस्थाई में था भवन, ठीक है, मशीन या औजार ये सब था, और क्रियाशील पूंजी में था क्या, कच्चा माल और पैसा, मुद्रा, ठीक है। और लास्ट में पढ़े थे मानव पूंजी, जो कहीं बनेगा तो बेचने के लिए मानव पूंजी, हालांकि अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो इसी क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब देखिए तो इसका आंसर आप क्या मारते हैं इनमें सभी। अब एनसीईआरटी का जलवा देखिए, एनसीईआरटी का, और ये क्वेश्चन बीपीएससी का पीआईक्यू है 68 का ये पीआईक्यू क्वेश्चन है, आप उल्टा के देख सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही उठा के डाल दिया। अब देखिए इस बुक में फ़ायदा क्या है कि इसको एक्सप्लेन जो किया गया है, चीज़ों को एक्सप्लेन जो हम वहाँ पढ़ के आए ना, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीज़ चाहिए, ठीक है। 1 सेकेंड बाबा, हाँ, वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए 4 चीज़ की आवश्यकता होती है। अब पहला चीज़ जो हम पढ़ के वहाँ पे आए हैं, पहला आवश्यकता क्या है, तो भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज, हम पढ़े ना अभी एनसीईआरटी में सेम चीज़। दूसरी आवश्यकता क्या है हमारी, तो जो है दूसरी आवश्यकता हम पढ़ के आए श्रम, जो लोग काम करेंगे। देखिए एकदम ट्रू एनसीईआरटी का लाइन लिखा है, कुछ उत्पादन क्रिया में जरूरी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कर्मियों की जरूरत होती है, जबकि दूसरी क्रिया में
के लिए जो है शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिक की जरूरत होती है, लेबर टाइप लोग, और यहाँ ऑफिस वाले काम वाले टाइप लोग। तो दोनों एकदम ट्रू लाइन है ना, एनसीईआरटी का एकदम ट्रू लाइन उठा के इसमें दिया गया है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन बुक को जो है प्रीफर कर रहे थे। ठीक है, तीसरा है भौतिक आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता भौतिक पूंजी का। भौतिक पूंजी हम लोग पढ़े थे तुरंत, भौतिक पूंजी पढ़े ना। भौतिक पूंजी को भी हम लोग दो भाग में बांटे थे। ठीक है, अस्थाई पूंजी और क्रियाशील पूंजी। और चौथा जो है, चौथी अवस्था है मानव पूंजी जो है, चौथी आवश्यकता है मानव पूंजी। अब वो भी लाइन लिख दिया है, स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, इसे मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, देखिए, स्वयं या उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी के साथ साथ कार्य करने के लिए योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी, इसे मानव पूंजी कहेंगे। यानी कोई योग्य मानव बनाना पड़ेगा, उसी को ही मानव पूंजी कहते हैं। तो ये चार के चार पूंजी होंगे तभी कोई उद्योग या कोई उत्पादन की क्रियाएं स्थापित होगी। तो ये चीज़ अब आपको एनसीईआरटी पता चला कि पूरा सोल्यूशन है उसका। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। आंसर तो आप ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, पढ़ के उसी से बता देंगे। ठीक है, अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे जाके, वो बुक नहीं पढ़ेंगे, अब इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन हम करेंगे और सारा चीज़ आपका एनसीईआरटी क्लियर होगा। एकदम ट्रू एनसीईआरटी आप पढ़े हैं और हम बता रहे हैं, दोनों चीज़ मिला लीजिएगा। ठीक है, देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में हमको गौर करना असत्य पे। इस बार बीपीएससी में क्या हुआ, ऊपर क्वेश्चन दे देता है, नीचे लिख दे असत्य छांटिए, सब सत्य वाला को छांट के भाग गया एग्जाम। चलिए, तो निम्नलिखित कथन में से कौन से असत्य को चुनना है। ठीक, असत्य को कौन कौन से हैं इसको चुनना है। असत्य कौन कौन होगा, कह रहा है भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद, मुद्रा और कच्चे माल इत्यादि अस्थाई पूंजी के अंतर्गत आते हैं। बताइए, अभी तुरंत पढ़े हैं ना कि नगद, मुद्रा और कच्चा माल तुरंत जो है खत्म होने वाला चीज़ है दोनों, इसीलिए इसको कौन सी पूंजी कहेंगे, तो कार्यशील पूंजी कहेंगे। कौन सी पूंजी, कार्यशील पूंजी। तो ये आपका क्या है, उल्टा है। दूसरा दिया है कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन और औजार आगा, जिसको हम क्रियाशील पूंजी कहेंगे। देख रहे, उल्टा लिखा है ना कि ये होगा अस्थाई पूंजी। 2 नंबर वाला क्या होगा, भवन, मशीन और औजार कौन सी पूंजी है, अस्थाई पूंजी, अस्थाई। और ये कौन सी पूंजी है, नगद, मुद्रा और कच्चा माल, ये है कार्यशील पूंजी, तुरंत खत्म होने वाला। तो दोनों स्टेटमेंट आप तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आएगा कि भौतिक पूंजी कौन सा है, और मतलब भौतिक पूंजी के अंदर अस्थाई पूंजी कौन सा है, दोनों तो भौतिक पूंजी है, और क्रियाशील पूंजी कौन सा है, दोनों समझ में आ गया होगा कि एक दूसरे का उल्टा कर दिया है। ठीक है, यानी नगद, मुद्रा और कच्चा माल कैसी पूंजी है, तो ये कार्यशील पूंजी है। भवन, मशीन और औजार कैसी पूंजी है, तो अस्थाई पूंजी है। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, हमको असत्य ही पूछा है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं कि भौतिक पूंजी को अस्थाई पूंजी और क्रियाशील पूंजी के रूप में बांटा जा सकता है, बिल्कुल बांटा जा सकता है। ठीक है, तो सिर्फ 3 सही है और पहला और दूसरा गलत है। पूछ रहा असत्य चुनिए, तो पहला और दूसरा इसमें ऑप्शन नहीं दिए, क्वेश्चन का जो है गलत था, यही हम टिक करके रखे हुए थे। ये इसका आंसर 1 और 2 होना था। ठीक है, एक गलत कर दिया आंसर लगाने में, आंसर केवल 3 लगा दिया है। अगर सत्य करेंगे तब जाके आंसर केवल 1 होगा। ठीक है, यानी केवल 3 जो है सत्य है, पहला और दूसरा गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन के थोड़ा सा या तो यहाँ मिस्टेक है या यहाँ मिस्टेक है। ठीक है, तो नहीं, हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम ले चलते हैं आप लोगों को। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, अच्छा कोई नहीं, आज धुंधला है ना तो कोई बात नहीं। ठीक है, कल ये पूरा स्पष्ट और साफ होगा आपके सामने। ठीक ना, दिख रहा है क्वेश्चन। हाँ, भारत में हरित क्रांति, अब वहीं पे अगला जो टॉपिक था इसके बाद उसमें हरित क्रांति से रिलेट कर रहा था। हम दिखा देते हैं हरित क्रांति से कैसे रिलेट कर रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विश्वास नहीं करते हैं। जो कि आप ख़त्म किए एनसीईआरटी का वो पहला वाला सेक्टर जखनी ख़त्म करेंगे आप, जो पालमपुर की कहानी थी उसके जस्ट बाद आएगा ये वाला सेक्टर। ठीक है, 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसान को अत्यधिक उपजाऊ वाले बीज HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखलाए। परंपरागत बीज की तुलना में HYV बीज में एक ही पौधे से ज़्यादा जो है, यहाँ जाइए, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अनाज उत्पादन करने की आशा थी, जिसके परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज जो है की मात्रा पैदा होने लगी। मतलब कि कह रहा है कि वही चीज़ कि जो है 1960 के दशक में क्या हुआ है,
हरित क्रांति आया, ठीक है। HYV जो है, HYV ये बीज था, गेहूं और चावल की खेती के तरीके सिखाए, गेहूं और चावल, ठीक है। और ये जो उसी में एक ही पौधा में ज़्यादा आता, मतलब उपज होता, तो जिसके कारण ज़मीन का उतना ही टुकड़ा में ज़्यादा उपज होने लगा, ठीक है, ज़्यादा उपज होने लगा। तो अति उपज प्रजाति जो है, यद्यपि अति उपज प्रजाति वाले बीज में अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत थी। मतलब HYV बीज जो था, HYV, इस बीज में जो है ज़्यादा प्रजाति मतलब कि फसल उपजता था, लेकिन ज़्यादा पानी चाहिए था और पानी के साथ साथ कीटनाशक दवाई चाहिए था, ज़्यादा कीटनाशक दवाई और ज़्यादा जो है रासायनिक खाद, कीटनाशक और ज़्यादा पानी, तीनों चीज़ चाहिए था। तो अधिक उपजाऊ केवल अति उपजा प्रजाति वाले बीज, सिंचाई और रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि के संयोजन से ही संभव था। मतलब ज़्यादा जो है उपज तभी संभव था जब ज़्यादा पानी जिस एरिया में होता है, ज़्यादा खनिज, ज़्यादा कीटनाशक, ये सब मिलता, ठीक है। तो भारत में जो है, भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस सब के इलाका में किसान ने खेती के आधुनिक तरीकों सबसे पहले प्रयोग किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ के किसान पहले जो है, पहले की अपेक्षा ज़्यादा अमीर थे, तथा किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYP बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग किया। जिससे कुछ ट्रैक्टर और फसल गहन करने की मशीन खरीदी, ठीक है। जुताई कटाई के काम तेज़ी से होने लगा। गेहूँ में ज़्यादा ये हुआ, पैदावार हुआ। अब ये देख किलो में, इतने आपको नहीं देखना, हम एग्जाम्पल के लिए इसलिए दिखाए थे कि आपको विश्वास हो जाए कि चीज़ें वही है, ठीक है, बस सिर्फ विश्वास कराने के लिए। तो कि भारत में हरित क्रांति के सब नीचे ये कथन है। पहला है कि हरित क्रांति के दौरान चावल और गेहूं की खेती पर अत्यधिक जो है बल दिया गया, ठीक है। ये सही है गलत है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े हम लोग NCERT बुक में। दूसरा है कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक के अंत में हुआ, बिल्कुल सही है, भी दोनों सही है। और किसानों ने हरित क्रांति के दौरान अधिक उपज वाले बीज का प्रयोग किया, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है ना? तो तीनों जब सही है तो इसमें पूछेगा कि कौन सही है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन के लास्ट में देखना, उपयुक्त कथन में कौन सत्य है, यही देता असत्य है, तब इनमें से कोई नहीं हो जाता। इनमें तीनों सही है तो इसलिए सत्य। इस BPSC तो यही धोखा दिया है इस बार, यहाँ पे असत्य कर देता था, यहाँ कहता था विचार कीजिए। अभी तीनों सही दे दिया, यहाँ पे पता ही नहीं चला, ये दो सही एगो गलती दे दिया। अब बच्चा सत्य यहाँ ऊपर से सोच रहा है कि सत्य चुनना है, सत्य चुन के आंसर मार दिया, यहाँ लिखा था असत्य, ठीक है। तो ये क्या करना है, इन सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात जो भी हम बताए हैं वहाँ NCERT में पढ़ के, वही बात को यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है। 1960 के दशक में अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसान को अत्यधिक उपज वाले बीज HYP के द्वारा गेहूं और चावल की खेती के लिए जो है तरीके सिखाए। इसमें हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव गेहूं और धान की खेती पर पड़ा, गेहूं और धान की खेती पे। इसमें परंपरागत बीज की तुलना में HYP बीज एक ही पौधा में से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करने की आशा थी, जिसके परिणाम से जमीन के उसी टुकड़ा में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज पैदा होने लगा। हो गया क्वेश्चन। अब देखिए उसी भाग से सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर पहले नहीं पता चलना चाहिए आप लोगों को। आज थोड़ा ब्लर कर रहा है, कोई नहीं, कल से ब्लर आपका स्क्रीन नहीं करने वाला, ठीक है। दिख रहा है ना? आज ब्लर कर रहा है कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्र में पड़ा है। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, इस इलाका में पड़ा है, ठीक है। तो कोई दरीवाज नहीं, वही बात जो हम NCERT में पढ़ के आए उसी को रिपीट कर दिया है, चीज़ों को लिख दिया उसी चीज़। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ के किसान संपन्न थे और हरित क्रांति में प्रयोग की जाने वाली तकनीक महंगी थी, इसीलिए किसान की खेती में आधुनिक तरीकों का सबसे अधिक पहले जो है यही लोग प्रयोग किए। क्योंकि ट्रैक्टर था, ठीक है, नए बीज थे, रसायन था, ठीक है, सारी चीज़ ये लोग खरीद लिए आसानी से, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा भी देखता होगा आप लोग को। तब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि NCERT का ट्रू ये जो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ है, ठीक है। अगर ये विश्वास हो गया होगा तब हम चलते धड़ाक धड़ाक क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, एक एक चीज़ समझाते हुए, ठीक है। अब जो है संसाधन के रूप में लोग, ये चैप्टर बस ये टॉपिक था, एक चैप्टर हम आपको कंप्लीट कर दिए हैं। संसाधन के रूप में लोग के लिए है, संसाधन के रूप में लोग, ठीक है, संसाधन के रूप में लोग। अब यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है संसाधन मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए कथन पे विचार कीजिए, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शंस हैं, एक सेकेंड यार, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे। दो, मानव पूंजी के संदर्भ में दिए गए कथनों पे विचार कीजिए। NCERT बिल्कुल हम एक्सप्लेन करते करते चलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करता है, बिल्कुल ये सही है। अब कैसे सही हम समझाते हैं। मानव पूंजी यानी आप इंसान हैं, आपको शिक्षा दिया गया, आपको ट्रेंड किया गया, आपकी स्वास्थ्य की देखभाल की गई, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से भौतिक पूंजी के ही समान हो जाता है, ठीक है, प्रतिफल हो जाता है। जैसे आपको भौतिक मानव पूंजी भी एक तरह से भौतिक पूंजी के रूप में जो है प्रतिफल है, यानी आउटपुट है, रिजल्ट है, ठीक है, ठीक। तो पहला समझ में आ गया ना आप। दूसरा, जब शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के द्वारा मानव संसाधन को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी का निर्माण होता है। दूसरा स्टेटमेंट ये था, देखिए ये भी सही है, ठीक है।
जब शिक्षा और चिकित्सा हो, सेवा हो, इसके द्वारा जो है या प्रशिक्षण ट्रेन द्वारा आप निवेश किया जाता है तो जनसंख्या मानव पूंजी बनता है। ठीक है, नहीं समझे? मतलब मानिए कि जब कोई शिक्षित या स्वस्थ जनसंख्या को शिक्षा स्वास्थ्य द्वारा पहले से और अधिक विकसित किया जाएगा, ट्रेंड किया जाएगा, तो वही तो मानव पूंजी बनेगा। आप पहले पहला क्लास में थे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं थी, 10th पास किए तो आपको नौकरी सरकार दे रही है क्योंकि आप मानव पूंजी बन चुके हैं। ITI कर लिए, आपको ट्रेंड कर दिया गया। ठीक है, आप फिजिकली फिट हैं तो आप इतने लास्ट में एलिजिबल हो जाते हैं कि बड़े से बड़े जॉब में क्राइटेरिया यही चीज़ तो रखी जाती है मानव पूंजी के लिए। तो आपको मानव पूंजी धीरे धीरे बनाया गया, पढ़ा लिखा के, ट्रेंड करके, शिक्षित करके, ठीक है, स्वस्थ करके। ये मानव पूंजी है। समझ में आया अब चीज़ कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है और मानव पूंजी जो एक भौतिक जो है भौतिक पूंजी है उसी का एक आउटपुट के रूप में है। दोनों चीज़ समझ में आ गया ना? हाँ, देखिए नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मानव पूंजी जो है ये समझने में हमको लगता है देरी हो रहा होगा। मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी के भांति ही प्रतिफल आउटपुट है। ठीक है, देखिए इसको समझाते कैसे। मानिए अधिक पढ़ा लिखा लोग है और अधिक ट्रेंड लोग हैं तो वो जो कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसकी उत्पादकता जो होगा वो अधिक होगा। ठीक है, और उसी के साथ एक और लोग काम कर रहा है जो थोड़ा कम उससे शिक्षित है और कम ट्रेंड है तो कम उत्पादकता होगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जितना आप भौतिक पूंजी लगाएंगे उतना आउटपुट आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मानव पर जितना मानव को हम ट्रेंड किए थे, जितना उसको शिक्षित किए थे, जितना उस पर निवेश किए थे, मानव पूंजी में निवेश जितना हम किए थे उतना ही जो है प्रतिफल आउटपुट जो भौतिक पूंजी की तरह आया। अब समझ में आ गया ना? इंग्लिश यूज कर रही है, ये दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। देख रहे हैं दोनों दिया है ना। अब एक्सप्लेन भी कर दिया उसी चीज़ को आप। ठीक है, उसी चीज़ को जैसे हम एक्सप्लेन किए वैसे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो द्वितीय क्षेत्र को सम्मिलित किया गया। हम आपको एक एक चीज़ दिखा के कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको सही रहेगा कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र कौन कौन आएगा। द्वितीय फर्स्ट क्षेत्र में कौन आता है? तो द्वितीय क्षेत्र तो हम तब मारने के लिए विनिर्माण मार देंगे, आप भी मार दीजिएगा विनिर्माण। अब समझना है कि विनिर्माण ही क्यों लिया गया। प्रथम क्षेत्र में कौन आता है, द्वितीयक में कौन आएगा, तृतीयक में कौन आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है कि प्रथम क्या है, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो विभिन्न आर्थिक क्रिया जो है, विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप उसके 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, ये 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। एक सेकंड रुक, तुम बताते हैं तुमको। हाँ, अरे यार, तृतीय क्षेत्र, ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आएंगे? तो इसमें कृषि, खाली कृषि मार्क निकल जाएगा, गलती हो जाएगा। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन। बिल्कुल ट्रू NCERT वर्ल्ड का लाइन बोल रहे हैं, आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। और विनिर्माण को जो है द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है, उद्योग धंधा को, और जितने सेवा है उसको तृतीय क्षेत्र में रखा गया। यहाँ पर थोड़ा सेवा हम बोल के रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं पता है? क्वेश्चन भी है यही, ठीक है, कि बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, इस सब जो है तृतीय क्षेत्र में आता है। तब कंप्लीट हो गया कि आर्थिक क्रियाकलाप को 3 क्षेत्र में बांटा गया। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आएगा, वन आएगा, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, उद्योग, जितना भी दिखता है उद्योग धंधा सो आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र में जितने सेवाएं हैं सभी आ जाएंगे। आज ऐसा चीज़ पढ़ेंगे ना कि आपको लगेगा खुद कि 6th के NCERT 9th क्लास के फर्स्ट इकोनॉमिक्स में कितना चीज़ दिया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाकलाप जो है उसके अंतर्गत जो है, दिख रहा है ना, कि आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित हैं। यही क्वेश्चन हम बोल रहे थे। पहला है बैंकिंग, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है स्वास्थ्य, चौथा है संचार। तो बताइए चारों के चारों हैं कि नहीं? तो सेवा प्रदान करता है। बैंक में जाते हैं तो आपको सेवा दिया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य में भी कोई चिकित्सा केंद्र पे जाते हैं, कोई भी अस्पताल में, तो आपको सेवा दी जाती है। सेवा मतलब ये नहीं कि गोर हाथ मलेगा वही सेवा हुआ। सेवा मतलब कि आपके कामों को आसान कर दिया जाता है, ठीक है। शिक्षा भी वही है, संचार भी वही है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहता संसार परिवहन तो परिवहन भी हो जाता, ठीक है। तो ये चारों हो गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे चीज़ और क्या क्या तृतीय क्षेत्र में आते हैं। सेवा क्षेत्र में और कौन कौन सा आएगा? व्यापार, परिवहन, बात किए थे तुरंत, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ये जितने चीज़ हैं ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रहे चीज़, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना।
कि नीचे दिए गए कथन पे विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथन जो है इस पे विचार करना है। दो कथन आपके स्क्रीन पे दिखेगा और दोनों कथन जो है बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे हवाबाजी करने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना पड़ेगा कि कह क्या रहा है ऑप्शन। देखिए, वह क्रिया जो वेतन और लाभ के उद्देश्य से की जाती है और उनके लिए पारिश्रमिक भुगतान किया जाता है, बाजार क्रिया कहलाती है। बहुत लोग पहला बार सुने होंगे, ये एनसीईआरटी है इसीलिए सुन रहे हैं, नहीं तो सुनते भी नहीं ये चीज़ कहीं किसी भी बुक में कि बाजार क्रिया क्या होती है, गैर बाजार क्रिया क्या होती है। तो वह क्रिया, वह काम जिसके लिए आपको पैसा मिलता है या आपको कोई न कोई लाभ के उद्देश्य से या वेतन के उद्देश्य से आप काम करते हैं, अब बदले में आपको पैसा या कोई भी चीज़ दिया जाता है पारिश्रमिक के तौर पर आपका काम करने के लिए, उसको बाजार क्रिया कहते हैं। बिल्कुल सही है। और जिन क्रिया के जो है, जिन क्रिया में स्वयं उपभोग के लिए हम करते हैं, उत्पादन होता है, उसे हम गैर बाजार क्रिया कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल देख समझाते हैं। ये तो इसे दोनों सही है, अब एग्जाम्पल देंगे ना तो धक दबर आपको समझ में आएगा, अरे यार इतना छोटा सा बात था। देखिए, कोई ऐसा काम कोई इंसान करेगा जिसको उसके पीछे मकसद हो कि हम जाएंगे काम करने को पैसा मिलेगा या फिर हमको फलना चीज़ मिलेगा, चिलना चीज़ मिलेगा, ढेकना मिलेगा, फिलना मिलेगा, तो आपका बाजार क्रिया है। नहीं, बाजार के हिसाब से आप काम कर रहे हैं ताकि आपको बाजार की तरफ से प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है। तो ये सरकारी नौकरी भी है, एक प्रकार का बाजार क्रिया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, जितना चीज़ है। अब गैर बाजार क्रिया क्या है कि जैसे हम अपने घर पे जाते हैं, अभी जो है घर पे गए और चलो खेत मेरा है 2 बीघा और 2 बीघा में भी गन्ना रोपवाना है, तो अब हम खुद से जो है रोपना शुरू कर दिए, तो हम जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वो गैर बाजार क्रिया, उसके बदले हमें पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम जो वहाँ पे अभी परिश्रम कर रहे हैं उसके लिए हमें पैसा नहीं मिल रहा है। अब वो गन्ना उपजा के हम खा लिए, ठीक है, अपने आंगन में पीछे में सब्जी उपजाए और सब्जी खा लिए, हम अपने बच्चा को पढ़ाए स्कूल में पढ़ाते। अगर हम स्कूल में जाकर टीचर बन के पढ़ा रहे हैं, गौर कीजिएगा, टीचर बन के पढ़ा रहे हैं स्कूल में, हमको स्कूल के बदले से पैसा दिया जा रहा है तब पढ़ाने के लिए, तब वो है बाजार क्रिया। लेकिन हम अपने बेटा को चलो हम पढ़ा देते हैं, हम मतलब कि पिता है तो पढ़ा ही देंगे, ठीक है, माँ पढ़ाती है, तो बच्चा को अपने घर पे बैठा के अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उससे हमको बदले हमको कोई पैसा नहीं दे रहा हो, तो है गैर बाजार क्रिया। तो बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया आज के बाद आपको याद रहना चाहिए और आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पीसीएस का क्वेश्चन है, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वही दोनों चीज़ जो हम आपको बताए हैं उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, जैसे हम बोल दिए ना आपको अपने लैंग्वेज में समझा के, उसी तरीके से किया गया एक्सप्लेन, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा, कटना नहीं चाहिए। थोड़ा सा अगर कटेगा भी तो हम जो बोलेंगे उससे पता चल जाएगा आपको कि हम क्या बोल रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में जो है कौन असत्य है, ठीक है, हम पहले बता दिए हैं कि कौन असत्य है, असत्य को चुनना है, ठीक है। तो हम ये भी बता चुके हैं कि एनसीईआरटी है, बिल्कुल आपको एग्जांपल दे दिए 2 चैप्टर में, 2 टॉपिक में, तो अच्छा से आपको पता चला कि एनसीईआरटी का ट्रू लाइन बाय लाइन ये क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ सॉल्व करनी है, ठीक है। और पीडीएफ आपको दे दिया, आप पीडीएफ पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा कि एक एक चीज़ वही है जो आपको दिया गया है पीडीएफ में। अब एक चैप्टर आप जब कर लेंगे ना एक, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आखिर कौन कौन चीज़ उस पीडीएफ में अननेसेसरी था, क्या क्या हमको नहीं पढ़ना था। एक्स्ट्रा कैलकुलम है कि सोचिए आप पालमपुर गाँव की में देखिए क्या क्या जो है भौतिक पूंजी है, क्या क्रियाशील पूंजी है, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलम करके वही चीज़ पे आते हैं, तो करेंगे तो और अच्छा, नहीं करेंगे तो भी अच्छा, ठीक है। सिर्फ समझ विकसित हो जानी चाहिए कि क्रियाशील पूंजी कौन है, अस्थायी पूंजी कौन है, भौतिक पूंजी के 2 पार्ट इसको किया गया, ये समझ आ जाना चाहिए। एक्स्ट्रा करिकुलम नहीं करने से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो हम अगर 2 महीने के अंदर करें तो एक्स्ट्रा करिकुलम को हटा देंगे और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 5 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। डेंजर क्वेश्चन है, बल्कि आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम गारंटी देते हैं आधा से ज़्यादा लोग को समझ ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसको समझाएंगे, देखिए कितना अच्छा समझ में आएगा। निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या, ठीक है, फिर से करते हैं, देखिए कि असत्य इसमें चुनना है हमको। कह रहा है जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर, जनसंख्या की जो गुणवत्ता है, जनसंख्या की गुणवत्ता वो देश की समृद्धि दर पर निर्धारित करती है, और निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पे बोझ बना हुआ है। ये दोनों कथन सही है, नहीं दोनों गलत है, एक सेकेंड, ये दोनों गलत है, ठीक है, मैं उल्टा ही बोल रहा हूँ आंसर देख के। ये दोनों कथन सही है लेकिन पूछ रहा है कि गलत, असत्य, तो इसीलिए इसका आंसर लेगा इनमें से न तो कोई न तो दोनों। देखिए अब कैसे है, हम ये चीज़ बताते हैं, ठीक है। कैसे जो है, पहला सही है, जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वो देश की समृद्धि दर पे निर्धारित करती है, ये स्टेटमेंट सही होगा। कैसे सही होगा, देखिए
कि अगर मानिए लोग पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं, उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक है, वो लोग अधिक कौशल है काम करने में, तो अधिक ज़्यादा जनसंख्या की गुणवत्ता हो गई और यही गुणवत्ता जो है क्या करेगा, देश की जो समृद्धि दर होगा उसको बढ़ाएगा। मतलब अगर अच्छे ट्रेंड लोग हैं तो अच्छा ज़्यादा ग्रोथ होगा देश का, ज़्यादा जीडीपी होगी हमारी, ज़्यादा हमारा जीवन प्रत्याशा होगा। तो ये सब चीज़ समृद्धि दर में आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली डिपेंड कर गया। और सेकंड कह रहा है निरक्षर लोग और मतलब कि असाक्षर और स्वास्थ्य। अब मानिए एगो जो है साफ पढ़ा लिखा नहीं, पूर्ण मूर्ख गंवार है, ठीक है, और एक मतलब कि हॉस्पिटलाइज रहता है, बेड पे ही सोया रहता है। तो ये जो ट्रेंड लोग हैं जो अर्थव्यवस्था को एकदम गति दे रहे हैं, ठीक है, वो ये लोग तो सोए के खाएंगे खाली, ठीक है। निरक्षर लोग उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, तो अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से बोझ हैं ये लोग, ठीक है, बोझा बने हुए इसको अर्थव्यवस्था ढो रही है, ठीक है, इसको खिला रही है, इसको भी खिला पिला के टान रही है, ठीक है। कमा कोई रहा, खाइए दोनों रहा बेड पे सो के। ये देखिए भाई, भले क्या बोलते हैं, समाज और सोसाइटी की दृष्टि से अनएथिकल बात हो गया, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से एथिकल है, ठीक है, कि हम इसको ढो रहे हैं, ये मेरे लिए बोझ बना हुआ है, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो यही चीज़ को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया गया, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेरोजगारी वाला डेंजर क्वेश्चन है कि बेरोजगारी के उस समय विद्यमान कही जाती है। बेरोजगारी उस समय कही जाएगी जब क्या हो, किसी डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार वेतन और का कार्य नहीं मिले, नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट को अगर 10वां का काम मिलेगा कहेगा हम ग्रेजुएट हैं हम बेरोजगार हैं, नहीं, तुम 10वां का भी काम मिले 10th लेवल का भी तो भी तुम बेरोजगार नहीं रहा। दूसरा है किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुरूप काम नहीं मिलता, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऐसा ऑप्शन देगा सटा अगने का आप आंसर मार दीजिएगा, इसको भी बेरोजगार हम नहीं कहेंगे। अगर मानिए हमको मन था आर्मी बनने का और हम सिविल नौकरी कर रहे हैं तो हम ये नहीं कहेंगे हम बेरोजगार हैं, ठीक है, कि हमारी रुचि के हिसाब से काम नहीं मिला, गलत है। लोग प्रचलित मजदूरी दर से कम मजदूरी पर कार्य करते हैं। अगर मानिए हमको 80 रुपये जो है मतलब कि बिहार में दिया कि 280 रुपया जो है मजदूरी है पर व्यक्ति, हम 200 रुपया में काम कर रहे हैं, तो कहेगा कि बेरोजगार है, नहीं, हम काम तो कर रहे हैं बेवकूफ़, तो हम मजदूर नहीं है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये वाला देखिए, बहुत ही खतरनाक ऑप्शन है। कितना सटा के ऑप्शन दिया था कि प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। मानिए कि 280 रुपया दाम है प्रचलित बिहार में मजदूरी दे रहा है, हम कहे कि ये जो है इससे भी कम पे हम काम कर देंगे, ठीक है, प्रचलित मजदूरी की जो दर है उससे कम, उस पर भी काम करने के इच्छुक व्यक्ति है, उससे भी कम पे काम करने के लिए तैयार है, उसको भी काम नहीं मिल रहा है, तो वो बंदा कहलाएगा आपको क्या, बेरोजगार। अब समझ में आ गया, समझ आ गया बेरोजगार कौन होगा, समझ में आ गया, ये चीज़ एक्सप्लेन कर दिया। बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम जो है जिसको काम ही नहीं मिल रहा साहब, उसको है बेरोजगार में आएगा। अब बेरोजगार में जो है एक चीज़, ये क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पे कि श्रम बल जनसंख्या के किस आयु वर्ग के, आंसर आप मत देखिए, फटफट आंसर बोलने से नहीं होगा, आपको रिविजन करना है, चीज़ों को समझना है, ये ज़्यादा जरूरी है। तो श्रम बल जनसंख्या के उस आयु वर्ग के लोग को शामिल किया जाता है जो 17 से 60 में आएगा, 15 से 59 में आएगा, 19 से 59 में आएगा, 21 से 59 में आएगा, नहीं, 15 से 59 में आएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं क्यों आएगा, ठीक है। श्रम बल में ये लोग क्यों आएंगे, श्रम बल में, श्रम मतलब कि काम करने वाला, बल मतलब जनसंख्या, ठीक है। देखिए 14 वर्ष तक लोग कह दिया है कि निःशुल्क एजुकेशन दीजिए 14 वर्ष तक के बच्चों को, तो पढ़ाइएगा, तो 15 वर्ष से आप वो काम करेगा और 60 वर्ष के बाद उसको पेंशन देते हैं, वृद्धा हो जाता है, तो 60 वर्ष रिटायरमेंट भी है नौकरी का, तो 60 वर्ष के बाद पेंशन मिल जाता है काम बंद, तो 15 से 59 तक किसी व्यक्ति को कार्य के लिए, ठीक है। तो ये श्रम बल ओरिजिनल है आपका, श्रम बल 15 से 59। अब पता चला कैसे हम छांटे श्रम बल, समझने में दिक्कत हो तुरंत कह सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो आपका है प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी की सर्वोत्तम जो है सर्वोत्तम व्याख्या करता है, यानी कौन चीज़ हम ऑप्शन 4 देंगे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी की सर्वोत्तम व्याख्या करेगा। ओल्ड एनसीईआरटी पूरा पढ़े होंगे तब देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी कैसे एक्सप्लेन किया, एकदम एग्जाम्पल की तरह, गांव के तरफ से, ठीक है, कि गांव है जिसमें 8 लोग काम करता है और जो है उसमें खेत है, 8 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 5 लोग का काम था, 3 लोग एक्स्ट्रा हैं, तो ये 3 लोग नहीं भी जाते काम पे खेत में काम करने इस गांव घर के, तो भी उत्पादन उतना ही रहता, तो ये 3 लोग जो है वहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी है। अब उसी चीज़ को क्वेश्चन यहाँ बना दिया गया है, तो आपको बिल्कुल एनसीईआरटी करा जा रहा है, धरफराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एकदम आप आँख मूंद के रगड़ते जाइए, ठीक है, और आप
बिल्कुल बिना सोचे समझे जो एनसीईआरटी देते हैं उसको लीजिए, उसको पढ़िए, 1 घंटा टाइम दीजिए उस पर एक्स्ट्रा करिकुलम छोड़ के, और उसको देखिए, और फिर हम ये कराते हैं, ये देखिए, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन आंसर करवाया जाएगा, ठीक है। और 3 बार 4 बार रिवीजन मारिए, बिल्कुल जो है ये चुटपुटिया किताब अब फर जो है लबर आंसर देते रहते हैं, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। ये चीज़ जब तक नहीं छोड़िएगा सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सीधा बात है, ठीक है। नहीं तो यही मेरिट में 5 नंबर से, उस मेरिट में 2 नंबर से, उसमें दशमलव से, उसमें मेंस नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा कहानी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन प्रछन्न बेरोजगारी का। प्रछन्न बेरोजगारी ऑप्शन है पहला कि जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार रहते हैं, नहीं भाई। जब 60 या अधिक जो है आयु वाले व्यक्ति बेरोजगारी होती है, नहीं भाई। गृहिणी में बेरोजगारी का होना, गृहिणी मतलब महिलाएं, माताएं, बहनें जो घर में काम करती हैं वो बेरोजगार होती तब, नहीं भाई। तो क्या आंसर होगा भाई? तो जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकता है उसको अधिक व्यक्ति द्वारा करना, परंतु उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं होना। अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताए थे, सेम वही जो है प्रछन्न बेरोजगारी है। आपको समझ में आ गया कि 8 आदमी काम कर रहा है जबकि 5 आदमी का काम था, 3 आदमी एक्स्ट्रा है। अगर 5 आदमी मिल के भी खेत में 10 क्विंटल अनाज उपजाता था, 8 आदमी मिल के भी 10 क्विंटल उपजा रहा है, 3 आदमी एक्स्ट्रा वहाँ भोज खा रहा है। यही 3 आदमी जो है प्रछन्न बेरोजगारी के उदाहरण हैं। समझ गए? देखिए वही चीज़ लिख दिया आप। देखिए एनसीईआरटी भी वाला ही बात एकदम ट्रू उठा के लिख दिया है। प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत लोगों के पास भूखंड होता है जहां उन्हें काम मिलता है और लोग नियोजित काम रहते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। लोग को लगता है कि हम जो है नियोजित, हमको काम मिल गया, हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में काम जो है नहीं, वो बेरोजगारी होते हैं, प्रछन्न बेरोजगार होते हैं। और ऐसा प्राय कृषिगत जो है काम में लगे लोग जो है परिजनों में होता है। मतलब ज़्यादातर प्रछन्न बेरोजगारी कृषि कार्य में मिलता है, ठीक है। और किसी कार्य में 5 लोग की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें 8 लोग लगे हैं और 3 लोग अतिरिक्त हैं, यह 3 लोगों को हटा दिया जाए तो भी खेत की उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी और आवश्यकता से अधिक 3 के अतिरिक्त लोग प्रछन्न रूप में बेरोजगार हैं। यही एकदम ट्रू एनसीईआरटी उठा के छाप दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसीलिए आपको कहते हैं कि फॉलो कीजिए एनसीईआरटी और एक्सप्लेन के साथ साथ समझिए कि क्या चीज़ है भाई। भारत में निम्नलिखित में जो है किस क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी की समस्या अधिक पाई जाती है? तभी तुरंत आपको बताए कि कृषि क्षेत्र में प्रछन्न बेरोजगारी ज़्यादा पाया जाता है। तो दोबारा बताने की जरूरत है नहीं ना। अब मौसमी बेरोजगारी पे चलते हैं, ठीक है। मौसमी बेरोजगारी पे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथन में मौसमी बेरोजगारी के सही जो है तरीके से परिभाषित करता है। मौसमी बेरोजगारी को कौन सा एम ऑप्शन है जो सही रूप में बता रहा है कि ये मौसमी बेरोजगारी है? देख रहे हैं ना क्वेश्चन, बिल्कुल एक एक चीज़ आएगा एनसीईआरटी एकदम टाइप बाय टाइप, सब चीज़, कुछ नहीं छोड़ने वाला ये, ठीक है। देखिए पहला है कि वह वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हो। जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं हो, नहीं भाई ऐसा नहीं, वैकल्पिक रोजगार नहीं तो मौसमी बेरोजगारी थोड़ी होगा। जब कुछ तकनीकी अहर्ता प्राप्त लोगों को रोजगार प्राप्त हो, ITI कर लिया, पॉलिटेक्निक कर लिया, नौकरी नहीं मिलेगा तो मौसमी बेरोजगार हो जाएगा, नहीं। जब डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिले, कर लो BEd कर लो MAd, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन जो है ये खतरनाक है, इसको पढ़िए आप सही से कि जब किसी खास, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता हो, यानी कोई जो है जब बुराई हुआ खेत में, गुराई हुआ, यानी जब कोई चीज़ बोया जा रहा है खेत में, कमठौनी है, जब कटाई है, जब पटवन है, तब तक काम मिला। अब बाकी टाइम वो घर पे बैठा रहा, इसी को बोलते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए कि मौसमी बेरोजगारी के अंतर्गत लोग वर्ष के कुछ महीने में ही रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करते हैं। वर्ष में कुछ समय व्यस्त मौसम होते हैं जब जुताई, बुआई, गुराई, गहराई, निराई ये सब होता है। इस महीने में जो है कृषि पर निर्भर लोग का जो है काम मिल पाता है और शेष महीने वो बैठे रह जाते हैं। जिस महीने वो बैठे रहते हैं इसी महीने इसको जो क्या मौसमी बेरोजगारी इसको बोलते हैं। तब समझ में आ गया, मौसम के हिसाब से बेरोजगार हो जा रहा है बेचारा, इसको मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए कि निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए और कथन सही होना चाहिए। यहाँ देखिए ऊपर के साथ साथ आपको नीचे वो ध्यान देना है, ठीक है। अब दोनों कथन आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। बिल्कुल ये सही है। कैसे है वो एक्सप्लेन करेंगे। अब बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए दैता होते हैं, ठीक है। अब ये लोग 80% लोग अभी दैता नहीं समझे हैं, समझे हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए थोड़ा सा अगर समझ गए हैं तो। जब तक कि नहीं बताएंगे समझ में नहीं आएगा दैता क्या हुआ। अब आप जो है क्वेश्चन बैठ गए, ये तो समझ ही नहीं आ रहा होगा, अगर हम नहीं बताते कि सही है तो ये नहीं समझ में आता अभी, ठीक है। फिर ये दैता कहाँ से आता? ऐसा ही क्वेश्चन BPSC देगा, आप आएंगे अब सोचेंगे A मारे के B मारे, चल दोनों मारे थे, एक
एक गलती हो गया, 2 सही हो गया, कुछ अंदाज़ा नहीं रह पाया। तो इसी चीज़ से निजात पाने के लिए एनसीईआरटी की तरफ मूव किए हैं, ठीक है। ये हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके आराम आराम से समझ जाएंगे और बिल्कुल फॉर्मेट होगा बीपीएससी और दरोगा पीसीएस के टाइप, ठीक है। देखिए दोनों सही था कथन, दोनों कैसे सही था उस चीज़ को समझते हैं हम लोग। देखिए बेरोजगारी जो है वो अर्थव्यवस्था का जो है समग्र विकास को जो है रोक देता है। बेरोजगार अगर मानिए ज़्यादा लोग हो जाएगा तो ज़्यादा लोग बेरोजगार होगा तो फैक्ट्री उद्योग धंधा से जो है लोग जब निकलने लगे बेरोजगार होंगे तो क्या होगा, मंदी वाला स्थिति नहीं आएगा, मंदी वाला स्थिति आएगा तो अर्थव्यवस्था जो है मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का वो सूचक हो जाएगा जब लोगों के पास काम नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, जखनी चीज़ समझने में दिक्कत हो तुरंत बोलना है। यानी जब जो है बेरोजगारी जब आएगी तो समग्र विकास जो है अर्थव्यवस्था को रुक जाएगा, धीरे धीरे विकास उसकी कम होगी। तो बेरोजगारी से वृद्धि अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, मंदी ला देगा। जैसे मानिए आप जो है आप 200 आदमी या 500 आदमी या 5000 आदमी अपने गांव में बेरोजगार हो जा रहे हैं तो आप तो एक मानव पूंजी है ना भाई, आप मानव पूंजी है, मानव पूंजी संसाधन है, ये मानव संसाधन का बर्बादी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कोई फैक्ट्री में काम कर रहे थे, आपको निकाल दिया गया तो आप मानव संसाधन की बर्बादी है, तो अर्थव्यवस्था के लिए तो मंदी की स्थिति नहीं लाया। और ये सही ढंग से आपका नियोजन, नौकरी नहीं मिला आपको, मानव पूंजी जो है इसका सही ढंग से नियोजन नहीं किया गया, तो मानव संसाधन है, ठीक है, इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया है और अर्थव्यवस्था के लिए लायबिलिटी बन जाएगा धीरे धीरे ये चीज़ें, ठीक है। लायबिलिटी मतलब अब समझ में आ गया, देयता का मतलब लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी तो ये जो है लायबिलिटी बन जाएगा। तो बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए लायबिलिटी ऐसी स्थिति में बन जाते हैं। तो दोनों कथन यहाँ पे सही था, ठीक है, ए और बी दोनों सही था। अब समझ में आया ना, तो ये दोनों कथन सही, उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हाँ, अब निर्धनता चैप्टर 3 पे आ गए, देखते देखते देख रहे हैं ना, चैप्टर 3 पे हम लोग आ चुके हैं और चौथे चैप्टर पे थोड़ी देर में चले जाएंगे। ये क्वेश्चन आसान है लेकिन आसान हम इसको होने नहीं देंगे, ठीक है, इसको हार्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखिए। भारत में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी कितना कैलोरी जो है स्वीकृत की गई है। तो ये तो आप बिना ऑप्शन मार देंगे कि ग्रामीण पहले दिया है, शहरी बाद में दिया है। तो ग्रामीण में 2400 कैलोरी, ग्रामीण इलाका में 2400 कैलोरी और शहरी इलाका में 2100 कैलोरी। अब हमको बताइए कि ग्रामीण इलाका में 2400 कैलोरी क्यों और शहरी इलाका में 2100 कैलोरी क्यों, क्यों का आंसर बताइए। बीपीएससी ये पूछेगा, ये थोड़ी पूछेगा, तो आपको भी पता है। अगर कह दे गांव इलाका में 2400 कैलोरी दिया जाता है, 4 स्टेटमेंट बता दे, और शहरी इलाका में 2100, इसके क्या क्या रीजन हैं और 4 को दे दे ऑप्शन, चारों ऑप्शन या दे देगा कि निम्नलिखित कथन में से असत्य छांटिए, 4 दे देगा। गाँव क्षेत्र में 2400 दिया जाता है, शहर क्षेत्र में 2100, आइए मतलब कि दूसरा ये है, तीसरा ये ऑप्शन करके क्या होगा बताइए कमेंट करके। देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उस ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं वो अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, वो अधिक काम करना पड़ता है उनको, तो इसीलिए जो है उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है शहरी लोग की अपेक्षा। तो गांव के लोग अधिक मेहनत करते हैं इसीलिए उनको 2400 कैलोरी, या शहर के लोग थोड़ा सा कम मेहनत करते हैं इसलिए उनको 2100 कैलोरी। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए तो ये चीज़ हो गया कि 2400 कैलोरी और प्रतिदिन नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, अतः ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी आवश्यकता शहरी क्षेत्र की तुलना में अधिक मानी गई है, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या है, योजना आयोग ने वर्ष 2012 में सिंह रंगराजन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित किया था जिसने 2014 में रिपोर्ट दिया है। रंगराजन समिति कब रिपोर्ट दिया? 2014 में। और रिपोर्ट में क्या बोला था कि जो 972 रुपया ग्रामीण इलाका में और शहरी इलाका में 1407 रुपया प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग होना चाहिए, यानी प्रति व्यक्ति एक महीना में गांव में 972 रुपया और शहर में 1407 रुपया खर्चा करे, तब वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, गरीबी से है मुक्त माना जाएगा, ठीक है। यानी वो लोग सही माना है, गरीबी रेखा के रूप में जो है निर्धारित करने के लिए ये दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और कमेटी बना था ये गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, अरविंद पंडगिया की अध्यक्षता में नीति आयोग 2015 में जो है नीति आयोग द्वारा बनवाया गया था और यह टास्क फोर्स था। ये सुझाया था कि गरीबी रेखा कैसे निर्धारण करें, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन आने वाला है इसलिए और एक्स्ट्रा इस पर नहीं बोलेंगे, कैसे गरीब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए ये आ ही गया पहला। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि भारत में गरीबी रेखा निर्धारण जो है आकलन कौन करता है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण जो है कौन करता है। बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्रू कहानी का, ठीक है। तो देखिए अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। न योजना आयोग, न नीति आयोग, न वित्त आयोग, न वित्त मंत्रालय। NSSO भारत में गरीबी
गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत समस्या तकलीफ, अगर क्वेश्चन आ जाए गरीबी रेखा का निर्धारण कितने वर्ष पर होता है, तो हर 5 वर्ष पर होता है। कितने वर्ष पे? हर 5 वर्ष पे। NSSO का फुल फॉर्म नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा पहले हम आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखा देते हैं, बाद में इसके ऑप्शंस आएंगे। पहले छांट लीजिए कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा, ठीक है, इसके संदर्भ में कथन पे विचार करना है। तो ये मनरेगा जो दिया गया है 2005 के संदर्भ में, तो ये हम पहले ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तीनों ऑप्शंस आप देख रहे हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन में कह रहा है सत्य चुनने के लिए, पहले नीचे भी देख लीजिए, सत्य चुनने के लिए कह रहा है ये सत्य। तो तीनों ऑप्शन हम एक एक करके भी देखेंगे। ठीक है, और देखिएगा कैसी माइनर मिस्टेक दिया है। ये अधिनियम 1/3 महिला रोजगार जो है, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करने का प्रावधान करता है, यानी 1/3 जो है आरक्षण की बात है इसमें मनरेगा में। बिल्कुल सही है भाई, है इतना। दूसरा है, इसका उद्देश्य किसी वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम के लिए तैयार हों कम से कम 100 दिन तक सुनिश्चित रोजगार प्रदान करना है। ये चीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, अकुशल श्रम। ऐसा नहीं कि खूब ट्रेंड है, ITI के लिए है, ठीक है, पॉलिटेक्निक कर रखा है, कोई बहुत अच्छा मतलब किसी चीज़ में ट्रेंड है उसको आप दे रहे हो ये मनरेगा, नहीं। ये ऐसे जो है गांव में अकुशल श्रमिक है, इसका कोई ट्रेंड है, बोरा उठाने का, मट्टी काटने का, गेहूं काटने का, ये सब चीज़ें, वो अकुशल श्रमिक के लिए कम से कम 100 दिन सुनिश्चित करना है रोजगार। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष में। इसको भी बढ़ाकर 150 कर दिया कुछ राज्यों ने। ठीक है, तो ये है। और तीसरा, यह कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक आवेदक को 30 दिन के अंदर जो है रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है, यानी आप कोई आवेदन किए तो आपको 30 दिन के अंदर नौकरी मिलेगा। बताइए कौन गलत था? पहला सही है, दूसरा सही और तीसरा गलत है। बताएं कैसे गलत है? ये 30 दिन नहीं, ये 15 दिन होगा, मात्र 15 दिन में रोजगार देना है। तब आपको तीनों स्टेटमेंट में मनरेगा के बारे में पता चला। 1/3 महिला का आरक्षण है, अकुशल श्रमिक को प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क सदस्य जो अकुशल है, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वैसे सभी वयस्क, सभी, एगो दूगो ने, सभी घर में एगो ने, सभी, और गांव में 5 लोग हैं घर में, तो सभी को, अकुशल श्रमिक को कम से कम 100 दिन रोजगार देना है। और आवेदन जिस दिन मिलेगा उसके 15 दिन, ये 30 दिया है इसलिए 3 नंबर गलती था। इसका आंसर ये है, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है जो हम आपको बताए यहाँ पे, वही चीज़ एक्सप्लेन कर दिया है। देखिए ना, वही चीज़ को यहाँ पे 15 दिन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए अब भारत में जो है, अभी भारत में, एक सेकेंड आइए, भारत में उच्च निर्धनता दर की जो है प्रमुख कारण क्या है? बहुत ज़्यादा जो है गरीबी है, इसके क्या कारण है? जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर, बेरोजगारी, आय असमानता और भूमि संसाधन की कमी थी। ये चारों के चारों हैं, 1 2 3 4, ये सभी कारण के कारण भारत में जो हाई गरीबी दर है, उच्च निर्धनता दर है। अब चारों चीज़ को हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए एक एक चीज़ को, NCERT का लाइन लाइन पढ़ देते हैं। भारत में आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों जो है मोर्चों पर असफलता के कारण निर्धनता की जो दुष्चक्र में अभी भी बना हुआ है। मतलब आर्थिक प्रगति और जनसंख्या नियंत्रण, ये दोनों जो है ये के कारण असफल है, ये दोनों लेवल पे भारत, इसीलिए अभी भी यहाँ पर गरीबी रेखा के चक्र में फंसा हुआ है। यहाँ सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार में कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर मिले, लेकिन इसके प्रभाव भारत के कुछ भाग तक ही सीमित रहा। आपको पता पढ़े हैं पहले चैप्टर में कि पश्चिमी यूपी, हरियाणा, ठीक है, पंजाब हरियाणा में ही में ये मिला कि हरित क्रांति फैला, तो ये सब जगह रोजगार नहीं दिला पाया। उच्च निर्धनता दर एक विशेषता आय की असमानता भी रहती है। कोई किसी के पास इनकम जो है, बिहार कहते हैं, पूरे भारत में ही देखिएगा कि 5 लाख है इनकम और किसी के पास 50,000 भी नहीं है। तो आय असमानता भी गरीबी जो है, गरीबी की, उच्च गरीबी दर की एक क्या है, प्रमुख कारण है। संसाधन की कमी, हर जगह हर संसाधन उपलब्ध नहीं है। संसाधन के असमान वितरण, आप अपने गांव में देखिएगा कोई लोग जो है बहुत ज़्यादा अमीर है, संसाधन, सारा संसाधन है, किसी के पास कोई भी संसाधन नहीं है। तो ये सभी कारण जो है उच्च गरीबी दर का। अब लास्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं, और वो लास्ट चैप्टर जो है, ये सब तो कर लिए ना अभी, हाँ कर लिए। लास्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, और ये चैप्टर का नाम है आपका कौन सा? भारत में खाद्य सुरक्षा। यानी आज जो है 9th के इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। आप पढ़े होंगे जो लोग 9th NCERT इधर से उधर देखेंगे, A to Z यही क्वेश्चन, और एक एक एग्जाम्पल सेम, और सेम लाइन। अगर NCERT में हाँ लिखा है तो यहाँ भी हाँ लिखा है, वहाँ का लिखा है तो यहाँ भी का लिखा है, चेंजिंग नहीं है। ठीक है, तो आपको जो कराया जा रहा है, मतलब समझिए
कि अमृत है आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीधे घोर घोर के पीते जाना है आपको, ठीक है। बाकी चीज़ आप खुद बताएंगे, जो लोग पीडीएफ पर हैं उनको तो पूरा पता है कि भाई क्या हम करवा रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है, अभी देखिए जो हम बात करेंगे, ये चैप्टर कितना खतरनाक है और 68 बीपीएससी में क्वेश्चन कैसे पूछा था और उसका आंसर कैसे करना था, अभी हम बताएंगे, ठीक है। थोड़ा देर रुक जाइए। तो खाद्य सुरक्षा से क्वेश्चन है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है, क्या अर्थ है कि सभी लोग के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करना सामर्थ्य। एकदम इतना शॉर्ट में लिखा है कि समझने वाला समझते रह जाएगा, ठीक है। कि सभी लोग के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए, वहाँ तक पहुँच होनी चाहिए और इस पोषण युक्त भोजन प्राप्त करने की उसके पास पावर होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, खरीद ले चाहिए, ठीक है। दूसरा, प्राकृतिक आपदा जो है खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए, अब एक एक चीज़ एक्सप्लेन हम आपको कर देते हैं। पहला सही है और दूसरा गलत है, केवल एक जो है सत्य है। अब कैसे पहला सही था दूसरा गलत है, देखिए आइए आ गए। खाद्य सुरक्षा जो है आयाम में पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच तथा उसे प्राप्त करने के सामर्थ्य को शामिल किया गया है, ठीक है। जैसे मानिए कि खाद्य उत्पादन है और खाद्य आयात है और सरकारी अनाज भंडार में जो है संचित पिछले साल के स्टॉक से पहुंच, ठीक है। पहुंच का मतलब क्या हुआ कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिल गया, और सामर्थ्य का मतलब क्या हुआ कि लोग के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है पर्याप्त पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए पैसा है, धन है। मतलब कि सामर्थ्य मतलब कि पैसा है, वो खरीद लेगा। पहुंच मतलब कि लोगों तक जो है चीज़ें मिल गई, पहुंच गई, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, पहला स्टेटमेंट को इतना एक्सप्लेन किया गया। अब दूसरा स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया था कि प्राकृतिक आपदा जो है वो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करेगा। मानिए बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है। अगर मानिए सूखा आ गया, एनसीईआरटी सूखा का एग्जाम्पल दिया है कि सूखा आ गया और खाद्यान्न के कुल उत्पादन में कमी आएगी। खूब सूखा हो गया, गेहूं मकई जो है सूखा कार्य नहीं हो पाया, 10 क्विंटल होना था खेत में 2 क्विंटल हो पाया। इससे कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब चीज़ें कम उपजेगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। इस टमाटर का भाव देखिए बढ़ गया था, ठीक है, तो कीमत बढ़ जाएगी। जैसे बाढ़ आ गया, टमाटर का सब फसल क्या खराब हो गया, तो कुछ टमाटर बचे थे, उसका भाव मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है कुछ ऊँची दर हो गई तो कुछ लोग ऊंची कीमत पे खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकता है। जो लोग गरीब है, झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, जिसका इनकम बहुत कम है, वो लोग खरीदेगा इतना महंगा सामान, खराब नहीं खरीदेगा। अगर यह आपदा अधिक लंबे समय तक रह गया, ज़्यादा दिन तक रह गया, तो यही भूखमरी पैदा कर देगा, ठीक है। जो लोग खरीद नहीं सकता वो भूखे मरेगा, ठीक है, भूखमरी उत्पन्न कर देगा। तो व्यापक भूखमरी से जो अकाल की स्थिति बन जाएगी। इसका मतलब है कि प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करता है, ठीक है। अब यहाँ दिया था नहीं, इसीलिए कथन था गलत दूसरा। अब यही जो स्टेटमेंट एनसीईआरटी का पढ़े हैं, पूरा एनसीईआरटी का ट्रू लाइन है। अब यही चीज़ आप देखिए, अगला क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है ना, चलिए। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में नीचे के कथन पे सत्य है वो चुनिए। भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक, ओहो बीपीएससी का क्वेश्चन आ गया, 68 का क्वेश्चन, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं और भारत में खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रम चलाए। ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा था और इसी स्टेटमेंट को 3 बार घुमाया था, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए जो क्या है, तो खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक है, एफसीआई गोदाम देखे होंगे, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने एक संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लाया है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पब्लिक हो गया डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, ठीक है। ये देखिए हम लिख देते हैं TPDS, ठीक है, TPDS बोलते हैं, हो गया। यहाँ पे पी ही बोलेंगे, यहाँ टी नहीं बोलेंगे, इसको हटा दीजिए, टी हट जाएगा, ठीक है। पब्लिक डिस्प्यूट सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना कब आया है, ठीक है। दोनों कार्यक्रम सही है। अब इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि कैसे सही हुआ, ठीक है। देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है के कारण देश में अनाज उपलब्धता सुनिश्चित हो गई है, ठीक है। अब इसके 2 घटक हैं, एक होता है बफर स्टॉक और एक होता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। फिर से देखिए, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था में ऐसे किए हैं कि अनाज जो है देश में हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है। इसके 2 घटक है, एक है बफर स्टॉक, एक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या होगा कि भारतीय खाद्य निगम जो है, बफर स्टॉक क्या है कि भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त गेहूँ, अनाज
और चावल का भंडार किया जाता है। ये आगे पढ़ेंगे कि कैसे जो MSP फसल उपज, जैसे फसल कोई बुआई होना है उससे पहले ही सरकार घोषित कर देता है कि गेहूँ जो है इतना रुपये क्विंटल और मक्का जो है इतना रुपये क्विंटल हम खरीदेंगे, और उसके बाद उसको खरीद के अपने जो है FCI गोदाम में जमा कर लेता है बफर स्टॉक के रूप में, और फिर धीरे धीरे वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के हिसाब से गरीब लोगों में बांट देता है कम पैसा पे, ठीक है, कम रेट पे, 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो पे, ठीक है। तो बिल्कुल वही क्वेश्चन था, समझना है धीरे से। तो भारतीय जो है हमको जो देखना है, भारतीय खाद्य निगम की बफर स्टॉक जो है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो गांव में जो है MSP हम बता दिए कैसे होता है। तो भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार के विभिन्न राशन दुकान के माध्यम से समाज के गरीब लोगों को जो है वितरित कर दिया जाता है। हम इसको अपने हिसाब से समझाते, आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे मानिए ये खेत है, ठीक है, यहाँ पे अनाज लगने वाला, सरकार घोषणा कर दिया कि गेहूं हम लेंगे 1082 रुपये कुंटल और मक्का लेंगे 750 रुपये कुंटल, MSP हो गया तय, ठीक है, जो भी हुआ तय कर दिया गया। उपज हुआ, किसान जो है इस रेट में किसान अपने खाने के लिए रख लिया, बाकी चीज़ जो है सरकार को इस रेट पे बेच दिया। सरकार उठा के आपके शहर में FCI गोदाम होगा, ठीक है, उस गोदाम में रख ले, उसको बोलते हैं बफर स्टॉक, ठीक है, बफर स्टॉक। अब जो है जो लोग गरीब हैं उस तक पहुँचाना है, तो यहाँ जो बफर स्टॉक में जो रखा है इसको धीरे धीरे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, आपके गांव में डीलर होगा, डीलर बांटता होगा गेहूं और चावल 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो, उसके माध्यम से जो है गरीब लोग तक पहुंचा दिया गया। तो इससे खाद्य सुरक्षा क्या हो गई, सुनिश्चित कर दी गई, ताकि लोगों को खाद्य उपलब्धता हो गया, ताकि लोग गरीब न, मतलब जो है खाद्य मिल जाए, खाद्य पदार्थ मिल जाए, भूखमरी न हो, अकाल जैसी स्थिति पैदा न ले, ठीक है, इस चीज़ के बचाव के लिए। अब ये 2 चीज़ जो BPSC पूछ दे, क्या है, कोई भी दरोगा पूछ दे, BSSC पूछ दे, वो क्या है जो आप तक नहीं पढ़े हैं, कि जून 1997 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी, ठीक है, जून 1997 में, समझ में आया। और ये क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछा गया, अंत्योदय अन्न योजना, ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना क्यों लाया गया, ये थोड़ा सा आगे चल के हम देखते हैं, ठीक है। पहले क्या था कि जितने भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो था वो सभी लोगों को लिए था, यानी गरीब और अमीर दोनों लोगों के लिए था, गरीब और अमीर सभी लोगों के लिए, ठीक है, गरीब और अमीर में कोई वितरण। अब जो है बाद में चल के इसको कहा नहीं, जो लोग अमीर है उसके पास तो खाद्य सुरक्षा है ही, वो क्यों बेचारा आपके 2 रुपये 1 रुपये गेहूँ खरीद के खाएगा, जो लोग बहुत गरीब है उसको दो, तो उसके लिए बनाया गया। तो गरीब और अमीर को बांटा गया था। अगले क्वेश्चन ही है, ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन पर ही चर्चा करने से फायदा रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। दीर्घकालिक भूखमरी के संदर्भ में जो है 2 कथन है, पहला और दूसरा। यह भूखमरी जो है अपर्याप्त खुराक उत्पन्न होती है और कम आय होने के कारण दीर्घकालिक भूखमरी लगातार बनी रहती है। 2 आपके स्टेटमेंट थे और दोनों सही थे। कैसे कि देख लेते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल में। क्वेश्चन समझ गए थे ना कि दीर्घकालिक भूखमरी है, ठीक है, यह भूखमरी अपर्याप्त खुराक से उत्पन्न होती है, आपके पास खाना जो है नहीं मिल पा रहा है, कम खाना मिल पा रहा है, इसलिए भूखमरी आया, दीर्घकालिक भूखमरी लंबे समय तक। और कम पैसा आय होने के कारण जो है दीर्घकालिक भूखमरी लगता है कि आपके पास पैसा होता था, मार्केट से कितना महंगा चीज़ खरीद के खा लेते, ठीक है, तो भूखमरी नहीं होती, दीर्घकालिक भूखमरी। ये दोनों चीज़ हो गया, ठीक है। भूखमरी का कारण क्या है, तो आप सही चीज़ जितना खाना चाहिए 5 रोटी खाए हैं 1 रोटी, इसीलिए भूखमरी हो रहा है। और दीर्घकालिक भूखमरी क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा कम है। हो गया क्लियर। अब इसको समझने की क्या ज़रूरत है भाई, तो आप अभी से समझ गए, ठीक है, वही चीज़ को समझाया गया, ठीक। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही डेंजर क्वेश्चन है। अगर एक चीज़ को यहाँ से हटा देना है तो अक्सर लोग इसके आंसर को गलत कर देंगे, ठीक है। क्या चीज़ को हटा दें पता है, लीजिए, अगर लोग नहीं देखे होंगे कि हम क्या मिटाए तो 100% गलती हो जाएगा। अब है क्वेश्चन, सहायकी निम्नलिखित कथन में सत्य चुनना है। सहायकी वह भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उपभोक्ता को बाजार कीमत की आपूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरा है, सहायकी में घरेलू उत्पादक के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है, ठीक है। और झट दवर से पट दवर आप लोग क्या कीजिएगा, इंग्लिश वाला पैटर्न हटाइएगा, इंग्लिश वाला देखिएगा। चलिए हम हटा ही देते हैं। अब देखिए, अब पता चल गया आप लोग को, चल रहा है ना। सब्सिडी है, सहायकी मतलब सब्सिडी, कोई भी चीज़ पे आपको सब्सिडी मिलता है, सरकार सब्सिडी गैस सिलेंडर पे देती है, गेहूँ सब चीज़ बहुत चीज़ पे देती है सब्सिडी। तो सब्सिडी का मतलब हुआ कि वह भुगतान जो सरकार किसी उपभोक्ता को, यानी आप उपभोक्ता हैं, आप खरीद रहे हैं सामान, तो बाजार कीमत की अनापूर्ति के लिए किया जाता है। यानी बाज़ार में चीज़ बहुत महंगा है, पेट्रोल डीजल केरोसिन तेल, तो उस पर आपको सब्सिडी दे के सस्ते दाम पर आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। ये सरकार की तरफ से सब्सिडी है कि 500 रुपये की सब्सिडी दे दो, 50 रुपये की सब्सिडी दे दो, 50 रुपये रेट कम करके उसको दे दो माल, ठीक है।
ताकि आप तक वो चीज़ पहुंच जाए। सरकार इसलिए पैसा आप पे खर्चा कर रही है, सब्सिडी दे रही है, ठीक है। अब समझ में आया सब्सिडी? पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है सब्सिडी में घरेलू उत्पादक के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमत को कम किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे घरेलू आप कोई भी चीज़ है वो आपकी ऊंची आय है, वो आपको रखा गया। अगर मानिए आप घर में उपजाए थे चीज़ और उसका आपका रेट है, वही रेट आपका रहेगा, वो आपका कीमत नहीं कमने वाला है। लेकिन उपभोक्ता के जो है पैसा जो लगे वो कम मिल रहेगा आपका। जैसे कोई सामान आप 500 रुपया का बनाए, ठीक है, अब हर व्यक्ति तक पहुँचाना, हर गरीब लोग तक पहुँचाना 500 रुपया, तो हर गरीब व्यक्ति के पास 500 रुपया नहीं होगा। सरकार बोला चलो 200 रुपया सब्सिडी दे देते हैं। अब 200 सब्सिडी, तो आपको तो 500, आप जो बेचेंगे, आप उत्पादित किए हैं चीज़ों को, तो आप बेचेंगे 500 में ही, लेकिन सरकार इसको 300 रुपया में बेच देगा। सरकार 300 रुपया में दे देगा गरीब लोग को। अब ये आपको जो देगा 200 प्लस 300, आपको 500 मिल गया, लेकिन खर्चा गरीब लोग जो है सामान जो लिया उसको मात्र 300 रुपया लगा, 200 रुपया सरकार अलग से दी सब्सिडी। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को, तो दोनों कथन सही था। इसे समझिएगा ना, समझ में आइए करेगा। यही क्वेश्चन हमको देखना था, जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे बहुत देर से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित कथन पे विचार करने। रे छटपटा मत, 2-3 मिनट की बात है, 1 घंटा होने वाला है, तो 2-3-5 मिनट में 5-10 मिनट में ख़त्म कर देते हैं वीडियो को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, जो आज ख़त्म ही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन जाते जाते हम लोग का 9th का ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 10th करेंगे, ठीक है। देखिए निम्नलिखित कथन पे विचार करो। काहे मगर वह छटपटा रहा है? निम्नलिखित कथन पे विचार करो। कह रहा है न्यूनतम सामर्थ्य कीमत यानी MSP, जिसके लेके अभी किसान आंदोलन कुछ दिन पहले हुआ था, MSP के अंतर्गत सरकार द्वारा किसान को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है। अब एग्जाम्पल देके समझाए थे आपको, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार बफर स्टॉक के रूप में किया जाता है। ये भी सही है, तो दोनों सही है। अब देखते हैं आपको कि कैसे क्या हम समझाए थे, ठीक है। NCERT की ट्रू लाइन को समझा देते हैं, ठीक है। देखिए सरकार फसल के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए बुआई के समय, जिस समय खेत में बुआई होता है उसी समय MSP की घोषणा करती है। अगर क्वेश्चन आ जाए MSP की घोषणा कब होती है, तो बुआई के समय, ठीक है। और भारतीय खाद्य निगम क्या करता है कि किसान को जितना ज़्यादा एक्स्ट्रा उपज गया गेहूँ चावल, अधिशेष जिसको हम लोग बोलते हैं, अधिशेष उत्पादन वाले राज्य से गेहूँ और चावल ये दोनों खरीद लेता है, पता होगा आपको, और FCI गोदाम में रख लेता है। इसको हम बफर स्टॉक, ऊपर क्वेश्चन में पढ़े थे, बफर स्टॉक बोलते हैं। और खरीदे हुए अनाज भंडार जो है, अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, इसको बफर स्टॉक कहते हैं। यही लिखा है ना, देखिए सब चीज़ लिख देगा। बफर स्टॉक किसे कहते हैं? खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडार में रखे जाते हैं, जिसे बफर स्टॉक कहते हैं। दूसरे शब्द में बफर स्टॉक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्य में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आकस्मिक आपातकालीन स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है। और यहाँ से सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो बोले थे हमको आपको, ठीक है, PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, इसके द्वारा गरीब लोग तक दे दिया जाता है। डीलर बांट देता है गेहूँ चावल, ठीक है, कम सस्ता रेट पे। अब देखिए ये जो लास्ट में आप देखिए बफर स्टॉक जो एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत मूल्य में उतार चढ़ाव से बचने के लिए आकस्मिक आपातकालीन स्थिति में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्न भंडारण किया जाता है। बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट से भी किसान आंदोलन को हम जोड़ेंगे। कैसे? देखिए कि अगर जो है गेहूं और चावल मार्केट में जितना है उसको कोई खरीद ले, अंबानी खरीद ले, सारा बिहार का, यूपी का, महाराष्ट्र का 50 राज्य, मतलब 38 जितने भी राज्य हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्य के जितने गेहूं और चावल है अधि से सब खरीद ले, खरीद के रख ले। 5 उद्योगपति, दुनिया भारत के सबसे बड़े 5 उद्योगपति, पूरा मार्केट में गेहूं और चावल हो जाए जीरो। मार्केट में गेहूं का दाम था अभी मानिए 25 रुपया, और चावल का दाम था मानते हैं 80 रुपये कर देते हैं, 80 रुपये kg, ठीक है। अब वो बोलेगा पाँचों कि हम तो अपना पैसा लगाए हैं, ठीक है, हम मार्केट में तभी माल निकालेंगे जब हमको कीमत दिया जाएगा। मार्केट में किसी के पास सामान नहीं, सिर्फ 5 के पास है। ये बोलेगा हम लेंगे गेहूँ अब 200 रुपये किलो और चावल लेंगे 1000 रुपये किलो। अब तो पूरे मार्केट में किसी के पास सामान नहीं है। अगर इसका सामान नहीं लेंगे तो लोग भूखमरी से मरेगा, और ये सार्वजनिक दीर्घकालीन भूखमरी, अकाल जैसी स्थिति पैदा कर देगी। इसी व्यवस्था के लिए अभी किसान आंदोलन हुआ था, क्योंकि जो लाया गया था सिस्टम, जो सिस्टम था उसमें था कि बड़े बड़े उद्योगपति
जिस टाइम जो है फसल खेत में लगेगा उसी टाइम जो है उसकी कीमत तय करके और वो जो है ख़रीद लेगा, ठीक है, फसल, और बाद में जो है वो ख़रीद लेगा उसी कीमत पे उपज होने पे। और ऐसी स्थिति होती तो स्वाभाविक था ऐसा जो है उद्योगपति अपने अधिक फ़ायदा के लिए करता लास्ट में। तो इसीलिए किसान आंदोलन लंबा चला था। हालांकि इसके फ़ायदे भी थे, इसके गैरफ़ायदे भी थे, हम इसके सिर्फ गैरफ़ायदे गिनाए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं निर्गत कीमत। 80% नहीं 90% हम गारंटी देते हैं निर्गत कीमत जो आप लोग नहीं समझते हैं। निर्गत कीमत किसको कहते हैं? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, निर्गत कीमत से क्या तात्पर्य है? कोई आदमी समझ में है कि निर्गत कीमत किसको कहते हैं? किसी को समझ में नहीं है। एक्चुअल बात ये है, ठीक है। अब चलते हम लोग देखते हैं कि निर्गत कीमत क्या है। 4 ऑप्शन पढ़ देते हैं, फिर भी बता दीजिएगा निर्गत कीमत क्या है। तो देखते हैं, चलिए। पहला ऑप्शन है कि वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत पर अनाज का वितरण गरीब तबके को किया जाता है। यानी वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत पर अनाज का वितरण गरीब तबके को किया जाता है ना। वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण गरीब तबके को किया जाता है ना। वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण सभी लोगों को किया जाता है ना। कौन होगा बताइए? वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण समृद्ध लोगों को किया जाता है ना। अब बताइए निर्गत कीमत क्या है? देखिए निर्गत कीमत क्या होता है कि जैसे सब्सिडी दिया गया ना, सब्सिडी, तो जब सब्सिडी दिया गया था तो सब्सिडी के बाद तो कुछ न कुछ पैसा रहता है जिस पैसा पे सामान को बेचा जाता है ना। ऑप्शन था इसी ऑप्शन में आंसर है, आप उधर फराना है। तो वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण गरीब लोगों को किया जाता है। तो सब्सिडी दे के, जैसे मानिए हम आपको बताए थे कि 1 रुपये गेहूँ, 2 रुपये गेहूँ चावल, 3 रुपये कुछ मतलब कोई चीज़, यानी 2 रुपये गेहूँ है ना, 2 रुपये गेहूँ और 3 रुपये चावल है। तो ये क्या है कि बफर स्टॉक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किसान तक गरीब लोग तक जो दिया गया है, यही है निर्गत कीमत। यानी वह कीमत जिसके अंतर्गत बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज का वितरण गरीब तबके को किया जाता है। यानी मार्केट में दाम है 50 रुपये, हम आपको दे रहे हैं 2 रुपया किलो, ताकि आप खाएँ, आप भूखे मत मरें, भूखमरी ना हो, अकाल ना आए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं निर्गत कीमत। अब समझ में आया निर्गत कीमत क्या होता है? कि सब्सिडी देने के बाद कम से कम रुपया पे जो चीज़ जो है सामान आपको तक दिया जाता है बाजार कीमत से कम कीमत पे, उसी को हम लोग निर्गत कीमत कहते हैं। हाँ, तो एनसीईआरटी की फ़ायदा समझ में आया ना? समझ गए? चलिए देखिए वही चीज़ को लिख दिया है निर्गत कीमत को कि सरकार अधिशेष उत्पादन वाले राज्य में अनाज खरीदती है। तुरंत बताए थे कि जहाँ पर ज़्यादा गेहूँ चावल हुआ खरीद लिया सरकार, और एमएसपी जो पहले बुआई के समय ही तय कर दिया था उस एमएसपी पे, और कमी वाले क्षेत्र में समाज के गरीब तबके के लोगों को बाजार कीमत से कम कीमत पर वितरित करती है। इसी कीमत को निर्गत कीमत कहते हैं। बस 1 रुपये, 2 रुपये गेहूँ, 3 रुपये क्या चावल। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको पसंद आया, ठीक है, बहुत पसंद आया। आप पहला बार भविष्य में मतलब कि पूरे में आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को कि राशन कार्ड और उसे रखने वाले परिवार का मिलान कीजिए। इसी प्रकार का बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था ना, टोपी उसका ब्रांड बताइए, रंग का मैचिंग कीजिए। तो ये देखिए क्या है, कह रहा है कौन सुमेलित है। तो सिर्फ एक अंत्योदय, निर्धन से निर्धन जो लोग होते हैं, गरीब से गरीब जो लोग होते हैं उसको हम लोग अंत्योदय बोलते हैं, और जो है बीपीएल होते हैं उसको हम निर्धनता रेखा से नीचे रखते हैं, और जो एपीएल होते हैं वो अन्य लोग होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं ये लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 3 प्रकार के राशन कार्ड, 3 प्रकार के राशन कार्ड, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आज पढ़ लीजिए। पहला राशन कार्ड निर्धन से निर्धन लोग, अत्यंत जो है निर्धन जो होता है वो अंत्योदय कार्ड, ठीक है। अंत्योदय, निर्धनों में निर्धन, गरीब है वो महागरीब, ठीक है। और निर्धनता रेखा से नीचे के लोग जो है उसको बीपीएल कहता है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना है, बीपीएल कार्ड, ठीक है, बीपीएल पीला कार्ड। और एक होता है अन्य लोग, मतलब कि निर्धनता रेखा से जो ऊपर है, गरीबी रेखा से ऊपर है, उसको बोलते हैं एपीएल कार्ड। एपीएल ये होता है लाल कार्ड। अब समझ में आ गया। राशन कार्ड 3 प्रकार के, अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, खाली बीपीएल एपीएल नहीं, 3 गो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसके बाद 9th का इकोनॉमिक्स आपका ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में 10th के एनसीईआरटी में, 10th के
इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में। आज के क्वेश्चन को पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है और क्या चीज़ें हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें और चीज़ ज़्यादा हम लोग पढ़ के जाएंगे। निम्नलिखित कथन पे विचार कीजिए। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पिछले ब्लॉक को लक्षित किया गया, सही है, और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लक्षित समूह सार्वजनीन है। ये सार्वजनीन नहीं लिखता तो सही हो जाता, सार्वजनीन नहीं है। क्या है हम बताते हैं, केवल एक सही है। एनसीईआरटी क्या लिखता है समझिए, आसानी से लास्ट चीज़ है, धीरे से 3-4 चीज़ सीख के जाना है हमको, ठीक है। देखिए, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज, जो एक्स्ट्रा अनाज उपजाया था किसान, उसको सरकार विनियमित राशन दुकान यानी गांव में डीलर जो आपका है उसके माध्यम से समाज के गरीब लोग तक वितरित करता है, निर्गत मूल्य पे भी हम पढ़े हैं। और इसे हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। ये चीज़ पढ़े, पूछ लेगा कहीं फुल फॉर्म तो ध्यान रखिएगा पीडीएस का। प्रारंभ में पीडीएस सबके लिए था, अभी तुरंत बताएं सार्वजनीन है। शुरू में जो है सब लोग, क्या गरीब क्या अमीर, सभी के लिए पीडीएस था। लेकिन निर्धन और गैर निर्धन के बीच कोई भेद नहीं रखा गया था शुरुआत में, क्या गरीब क्या अमीर हम बता दिए। लेकिन बाद के वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम को अधिक दक्ष और लक्षित बनाने के लिए, मतलब अधिक कुरगर, इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है इसको अधिक कारगर बनाने के लिए क्या किया गया, संशोधित किया गया। और 1992 में 1992 में दूर दराज और पिछड़े क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लाभ पहुंचाने के लिए संशोधित किया गया। और इसको जून 1997 में सभी क्षेत्र में गरीब को लक्षित किया गया। इससे पहले क्या गरीब क्या अमीर सबको दिया जाता था, अब बोला सिर्फ गरीब को दो। तो ये ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक अभी जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली टीडीएस सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम, वो सभी क्षेत्र में गरीबों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो निर्धन और गैर निर्धन के लिए जो है यहाँ पर जो है विभेदक कीमती जो है नीति अपनाई गई। यहाँ पर नीति बनाया गया कि भाई जो गरीब है उसको दीजिए और गरीब को पैसा नहीं लीजिए, बिल्कुल नहीं के बराबर, और अमीर से लेना है, ठीक है, पैसा। तो ये चीज़ अब जो है अब ये चीज़ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लक्षित समूह सार्वजनीन है, ये अब ख़त्म हो गया। अब क्या है, अब गरीब से गरीब लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी इसको बोलते हैं ये लिखा ना टीपीडीएस, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। पहले क्या था, पीडीएस था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। अब उसको लास्ट में टीडीएस किया। टीडीएस मतलब गरीब से गरीब तक हमको जाना है। तो लक्षित यानी टारगेट, पी से पब्लिक सार्वजनिक, और डी से डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण, एस से सिस्टम यानी प्रणाली। इस सिस्टम को अधिक केंद्रित तथा गरीब आबादी के अत्यंत गरीब वर्ग तक पहुंचने के लिए एक अन्य योजना आया है, ठीक है। अन्य योजना, ये देखिए कब है अन्य योजना, AAY, ये दिसंबर 2000 में शुरू किया गया। पूछ दे तो मानना है आंसर, ठीक है, हवाबाजी ने। तो आज आपका जो था वो आपका एनसीईआरटी पूरा ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो आप मानिएगा कैसे कि हम ख़त्म कर दिए, भाई आप तो मानते हैं नहीं जल्दी। तो आपको मनाने का तरीका है मेरे पास कि हम फिर से एनसीईआरटी खोले हैं, आपके स्क्रीन पे एनसीईआरटी दिख रहा होगा। देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति दे रहा है, ये वर्तमान स्थिति क्या है एग्जाम्पल दे देखे। आप देखिए जो हम पढ़े हैं अभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, देखिए है ना कि भारत में राशन व्यवस्था के अंतर्गत बंगाल में जो अकाल की पृष्ठभूमि 1940 के दशक से जानी जाती है, हरित क्रांति से पूर्व भारी खाद्य संकट जो है 60 के दशक के दौरान देखा गया था। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पहले था, जिसको अभी जो है पूरा एकदम दे दिया गया ना एक्सप्लेन कर करके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वही चीज़ हम अभी आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में करवाए थे, ठीक है। तो कहीं से कहीं कोई चीज़ जो है एकदम देखिए है ना कि जून 1997 में सभी क्षेत्र में गरीब से गरीब लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाया गया, जिसको हम लोग अभी टीपीडीएस पढ़े हैं, टीपीडीएस, ठीक है, टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम पढ़े हैं ना। तो यही चीज़ है भाई, कुछ नहीं एक्स्ट्रा है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी को ही कवर किया गया है सारा चीज़। ऐसा नहीं कह दीजिए कि भाई कहीं से हवाबाजी हो गया, हवाबाजी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। जो चीज़ कह दिए कराएंगे मतलब कराएंगे, ठीक है। ये बफर स्टॉक हम लोग पढ़ के आए ना अभी तुरंत, देखिए बफर स्टॉक के बारे में पढ़े हैं कि बफर स्टॉक खाद्य FCI के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल के भंडार हैं। ट्रू लाइन हम लोग पढ़े थे ना, वहाँ क्या था कि भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्य से किसान से गेहूं और चावल खरीदता है और किसान की उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमत दी जाती है। यह फसल को न्यूनतम समर्थित कीमत कहते हैं, MSP जिसको हम बोले थे। क्या बात करते हैं आप, क्या बात, जान दे देंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ही रहेगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, हम एक एक चीज़ मिला देंगे, सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलम यहाँ से जो है नहीं होगा। अब देखिए प्राकृतिक आपदा वाला हम बात बताए थे, ठीक है, भूखमरी की दिशा बताए थे ना।
देखिए, भूखमरी जो है खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करता है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, वह गरीबी लाती भी है। ठीक है, एक चक्र दिया गया है जिसमें हम बताए थे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इधर आने दीजिए, हमको आने दीजिए ना। दीर्घकालिक भूखमरी बताए थे ना कि दीर्घकालिक भूखमरी से जो ग्रसित होगा, कैसे कैसे लोग, पहले भूखमरी आएगा और लंबे समय तक रहेगा, लोग के पास इनकम आय कम होगा तो जो है खरीद नहीं पाएगा उच्च दर पे सामान को, और दीर्घकालिक भूखमरी में जो है चपेट में आ जाएगा, यही अकाल लाएगा, और अकाल लाएगा तो पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी। ठीक है, खाद्य असुरक्षित कौन है, कैसे खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था सरकार की है। अभी खाद्य सुरक्षा में पढ़े थे हम लोग दोनों चीज़ FCIR के बारे में। ठीक, खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए। ठीक है, तो आप जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करके इतना पढ़ते, 2 दिन में इसको हम 1 घंटा में एक्सप्लेन कर दिए आपके सामने, और मेन जो चीज़ था वो आपके निकाल के रख दिया आपके सामने। ठीक है, देखिए यही चीज़ होता है। मनरेगा के बारे में हम लोग पढ़े ना अभी, मनरेगा के बारे में, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के बारे में, कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुरक्षित करने के लिए घरेलू हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन। ठीक है, और ये मदद करना ताकि सूखा, वन कटाई, मिट्टी के कटाव जैसी समस्या से बचा जा सके। ठीक है, सतत विकास में भी देखना, 1/3 रोजगार महिला के लिए सुरक्षित करना इसमें था ना। देखिए क्या बात करते हैं आप। ठीक है, तो सारा चीज़ यहीं से उठा के लिया जाता है। देखिए लास्ट में था ना ये चीज़ कि 15 दिन तक रोजगार जो है उपलब्ध जो है होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर जिस दिन एप्लीकेशन मिला उसके 15 दिन के अंदर रोजगार दीजिए, नहीं तो आपको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा उस व्यक्ति को। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। या 281 और 168 रुपया था, अभी जो है 280 रुपया बिहार और झारखंड कर दिया है। ठीक है, इसीलिए हम इस सब लाइन को नहीं बोले थे। तो एकदम कन्फर्म रहिए कि अगर जो चीज़ें हम बताए हैं उसको पढ़ लिए तो इसको बाद में पढ़िएगा ना तो आपको मज़ा आएगा, कहेगा गजब गजब गजब। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 10th के इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे हम लोग 10th। ठीक है, तो समस्या नहीं लेना है। ठीक है, समस्या देना है दूसरे को कि हम NCERT ख़त्म कर रहे, तुम क्या कर रहे हो। हम देखे मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी पढ़ गए ना, शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, नगर के क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा पढ़वाया जाता है। सारा का सारा चीज़ वही है। ठीक है, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ काम होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।